गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कैसी हो? ठीक हूँ सर। ठीक ही हो? ऐसे मस्त नहीं रहती क्या तुम कभी? बताओ। ठीक तो सब रहते हैं यार। मस्त रहा करो। चलो, मेरा क्वेश्चन है कौशिकी, जो मैंने नंदिनी से ही पूछा। देखते हैं आप में से कौन सही आंसर करता है इसका। कि मछली है, मछली जल की रानी होती है। पढ़ा होगा तुमने। तो ये बताओ कि जो जल की रानी है, उसको कैसा पानी चाहिए, ठंडा या गर्म? मतलब क्या वो चाहेगी रहना? अगर उसकी इच्छा हो कि पानी ठंडा रहे या गर्म रहे, तो कौन से तरह के पानी प्रेफर करेगी वो? नॉर्मल। ये क्या बात है, नॉर्मल क्या होता ठंडा। है? ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। नहीं, वो तो मुझे ही पता है नॉर्मल क्या होता है। मैं पूछ रहा हूँ, दो ऑप्शन है उसके पास, या तो ठंडा या गर्म। अब वो क्या बोलेगी कि मुझे ठंडा दो या गर्म? चलो नंदिनी, तुम बताओ यार कुछ। साइंटिफिक आंसर चाहिए मुझे, ऐसे नहीं कि सर वो ऐसे लग रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया सीबीएसई में, 2018 का क्वेश्चन है। मेरे सामने पड़ी है बुक। क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है, बट अपन थोड़ा साइंस के को अपन अलग तरीके से करेंगे। क्वेश्चन है कि एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन वार्म वाटर, व्हाई? तो आंसर तो तुमको पता चल गया कि ठंडा पानी चाहिए मछली को। अब मुझे जानना है रीजन, कि ऐसा क्या है जो ठंडे पानी में, जो गर्म पानी में नहीं है। कल ही पढ़ाया यार मैंने, ऐसे मत ओ करो। O2 इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। ठंडे पानी में? हाँ। हम्म। देखो, हाँ, और मतलब अप्रोक्सीमेटली आप सही हो कि सर जब पानी गर्म होगा तो गैसेस इवॉल्व होकर बाहर आ जाएंगी, मतलब सॉलिबिलिटी कम होती है। सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीजेज विद टेम्परेचर। कल ही किया है हमने। तो सर अगर ऑक्सीजन कम पड़ जाएगा तो मछली थोड़ी चाहेगी कि मैं सांस के बिना, सांस लिए बिना मर जाऊं सफोकेट होके। So that's the reason why, because आप कहोगे कि because at high temperature solubility of gases like oxygen which is required for respiration will be less or will decrease, hence it will become make difficult for the aquatic animals to breathe, right? So they will feel more comfortable when temperature is low and solubility of oxygen is high. ठीक है। चलो, ऐसे मैं वर्बल क्वेश्चन पूछता रहूंगा बीच बीच में। अब जैसे एक क्वेश्चन है कि हायर एल्टीट्यूड पे जाने पे पीपल सफर फ्रॉम एनॉक्सिया। एनॉक्सिया क्या होता है, पता है क्या? रिजल्टिंग इन इनएबिलिटी टू थिंक। मतलब पहले तो एनॉक्सिया क्या होता है बताइए कौशिकी, आपको पता होगा ज्यादा। मेरे को तो नहीं पता इसके बारे में। बताइए। यार तुम देहरादून में रहती हो, तुम्हें तो पता चलना चाहिए। वहां तो एल्टीट्यूड ऑलरेडी हाई लो रहता रहता है, कहीं हाई है कहीं लो है ना? तो बताओ। यार ऐसे मत करो यार। तुमको मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ तुम्हारे आसपास की चीजों का, तो भी तुमको मजा नहीं आ रहा उसमें, तो भी तुमको क्वेश्चन आंसर नहीं कर पा रहे हो तुम। नंदिनी तुम बताओ, तुम्हारे भी पीछे उधर सुना है मैंने पहाड़ है बहुत सारे। सर आई थिंक ये ना ऑक्सीजन की लैग की वजह से होता होगा। ऑक्सीजन की लैग की वजह से होता है, क्यों? क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन नहीं मिलता है उस अमाउंट में जितनी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की। बिल्कुल सही बात है, नॉर्मल है। सर ऑक्सीजन कम मिलेगा दिमाग को, तो दिमाग काम करना बंद कर देगा। क्यों कौशिकी, सही बोल रहा हूँ क्या मैं? यस सर। होता है क्या तुम्हारे साथ ऐसा? नंदिनी तुम्हारे साथ कभी हुआ है ऐसे, पहाड़ पे चढ़ी पता चला दिमाग काम करने बंद कर दिया?
सर एक्चुअली मैं कभी पहाड़ पे नहीं चढ़ी तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है। इसे तो लोग पहाड़ पे जाके सुसाइड क्यों करते हैं? वो सोच ही नहीं पाते ऊपर जाके, उनको लगता है कि यही सही है ना? ऐसा नहीं है, बट हाँ, द पॉइंट इज ऑक्सीजन की कमी होती है तो बॉडी को, मतलब दिमाग को सोचने की एबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और आप इस चैप्टर के करेंगे, और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं आप लोग कितना कर पाते हैं इसका। और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपने क्वेश्चन कर लिया, इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक? यस सर। कोई डाउट है तो डन। बताइए। कौशिकी, कोई क्वेश्चन हो जो नहीं समझ में आया हो? बोलो। एक तो ये लड़की बोलती नहीं है। हाँ या ना में दो ही आंसर होते हैं यार, या तो सर सब कुछ हो गया, या सर ये नहीं हुआ। बताओ, दो ही तो क्वेश्चन है। चलो यार, सर हो गए। हो गए तो बस इतना सा बोल दो यार। चलो, डाउट है तो पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हो गए तो मतलब दोनों का आंसर आ गया सही एकदम? सर्च तो नहीं किया कहीं गूगल गूगल पे आंसर उसका? नो सर। खुद से किया है दोनों ने? यस सर। ईमानदारी से बताना यार। क्यों नंदिनी? खुद से किया है। ठीक है फिर, चलिए फिर अपन आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के। आज का टॉपिक है सॉलिबिलिटी और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। पहले तो वेपर प्रेशर समझते हैं, उससे पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये वेपर प्रेशर समझना। तो बताइए वेपर प्रेशर क्या होता है? देखो एनसीईआरटी में तो क्या सीधे स्टार्ट कर दिया, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। आपको पहले पता होना चाहिए कि वेपर प्रेशर होता क्या है। क्या होता है वेपर प्रेशर, बताइए। और किसके लिए होता है, कौन बताएगा? वेपर प्रेशर इज फॉर द लिक्विड्स। ओके, एंड व्हाट दैट प्रेशर इज? वेपर प्रेशर इज ऑफ Nandini, can you do me a favor? श्योर सर। Will you like use headphone? You don't have one, right? You have one, but you're not using. यस सर। तो यूज करो उसको। ओके सर। तो मेरी आवाज मुझे आती है। ऑलराइट, तो वेपर प्रेशर जो है बहुत सिंपल सी चीज है यार। अगर बहुत लोग आपसे कोई पूछे कि वेपर प्रेशर क्या है, तो ऐसे बोल जरूर देना कि सर प्रेशर ऑफ वेपर। बट इतना आसान है नहीं इसका, ठीक है? मतलब इतना सिंपल भी नहीं है कि प्रेशर ऑफ वेपर मैंने सीधे बोल दिया कि चलो यार ये वेपर प्रेशर हुआ। ये तो कोई भी बोल सकता था। द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस इज कि अगर मैं वेपर प्रेशर की बात, जस्ट लाइक आपसे कोई पूछे कि वेवलेंथ क्या होगा, तो आप बोल दो लेंथ ऑफ वेव इज वेवलेंथ। ऐसा थोड़ी होता है ना? देयर हैज टू बी सम रेफरेंस, देयर हैज टू बी समथिंग व्हिच कैन ऐड ऑन टू दिस डेफिनेशन एंड मेक इट मोर क्लियर और मोर क्रिस्प टू एनीवन हु लिसंस टू इट। प्रेशर ऑफ वेपर इज वेपर प्रेशर से उसको क्या ही समझ में आएगा? तो क्या होता है कि चलो मान लो कि एक लिक्विड है, ठीक है? क्या है? एक लिक्विड है। पहले तो एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर कुछ लिक्विड हमने फिल किया हुआ है। ध्यान से समझना इस बात को। इस कंटेनर के अंदर मैंने कुछ भी लिक्विड डाल दिया है। लिक्विड से क्या होता है आपको पता है? एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या होता है इवेपोरेशन, बताइए। सर जब हम उसको लिक्विड को हीट करते हैं तो उसका जो वेपर्स होता है वो ऊपर मतलब एटमॉस्फेयर में चला जाता है। बिल्कुल सही। तो इवेपोरेशन जो है हीट करने से नहीं होता। आपने पढ़ा होगा नॉर्मल टेम्परेचर पे भी इवेपोरेशन होता है। ऑल्दो देयर हैज टू बी सम काइनेटिक एनर्जी, मींस देयर हैज टू बी सम टेम्परेचर, इट कैन नॉट बी पॉसिबल एट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर। बट या द थिंग व्हिच यू टोल्ड मी दैट सर जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को, एनर्जी है, सब ऑब्जेक्ट के पास रूम टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ एनर्जी है। इवेपोरेशन इज द रीजन व्हाई हम कपड़े धो के सुखा लेते हैं,
उसके लिए हमें हीट करने की जरूरत नहीं पड़ती, हीट नहीं भी करोगे तो कुछ दिनों में सूख जाएगा, टाइम लगेगा बस सूख जाएगा। मींस इवेपोरेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इट कीप्स ऑन हैपनिंग इवन इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर और डिक्रीज द टेम्परेचर। डिक्रीज करने पे कम होगा, इंक्रीज करने पे ज्यादा होगा। अब होता क्या है कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन में डिफरेंस है, समझेंगे क्या डिफरेंस है। तो होता क्या है, पहले हम लोग ये समझते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर क्या है कि जब इवेपोरेशन हो रहा होगा, जो कि हर टेम्परेचर पे होता है, तो कुछ इसके मॉलिक्यूल्स होंगे वो गैसियस फेज में बाहर निकलेंगे। कैसे कि यहां से मॉलिक्यूल निकलता है ऐसे ऐसे मस्त, फिर सरफेस से गायब हो जाता है बाहर। फिर यहां से कुछ लिक्विड, एक एक पार्टिकल निकला, एक मॉलिक्यूल निकला, ऐसे घूम रहा था, गायब। तो ये गायब होकर इधर गैसियस स्टेट में आ जाता है। क्योंकि देखो, द मेन डिफरेंस बिटवीन गैसियस फेज एंड लिक्विड फेज इज इन गैसियस फेज मॉलिक्यूल्स आर मोर away from each other and they are applying less force on one another, they have less interaction with one another. So when I say they escape away means they are now living an independent life। ऐसा अगर वो आदमी हुआ तो वो अगर अलग चले गए तो वो गैस बन गए। अब वो गैस बन गए तो ऐसा नहीं कि वो चले गए तो वापस नहीं आएंगे, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि चले गए, अब उनको लगता है नहीं आ रहे तो गलत जगह आ गए, तो वो वापस भी आते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन टाइप की चीज बोलते हैं। तो ये प्रोसेस हमेशा होते रहते हैं, कुछ लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, कुछ वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगा, कुछ लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, कुछ वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगा। सो देयर हैज टू बी एन इक्विलिब्रियम, देयर विल बी एन इक्विलिब्रियम ऑफ कोर्स, कि कुछ इक्विलिब्रियम रहेगा, एक पॉइंट पे आके एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा। सो हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर की डेफिनेशन ये होती है कि इट्स द प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर फेज ऑफ लिक्विड ऑन द लिक्विड सरफेस व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम विद वन अनदर। क्या बोलेंगे कि वेपर प्रेशर इज प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर फेज ऑन द लिक्विड सरफेस व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम। बोल सकते हैं क्या इस बात को, मैं बोल सकता हूं क्या, बताइए। Yes, sir. तो लिख लीजिए इसको, वेपर प्रेशर इज प्रेशर अप्लाइड बाय गैसियस पार्टिकल्स ऑन लिक्विड सरफेस व्हेन द लिक्विड एंड वेपर आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जब लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में होते हैं तो उस टाइम पे जो पार्टिकल्स का प्रेशर होता है, मतलब इस लेयर के ऊपर, ये जो लेयर है, मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको अलग कलर का करता हूँ ताकि आपको दिखे। ये जो लेयर आपको दिख रही होगी यहाँ पे, लिक्विड की जो सबसे अपर लेयर है, उस पर कुछ प्रेशर लग रहा होगा ऐसे। हालांकि वही प्रेशर नीचे से भी लगता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में होने का मतलब यही है कि प्रेशर दोनों साइड से बराबर लगे। तो ये जो प्रेशर लग रहा है यहाँ से ऊपर की तरफ से, इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। और मैं हर चीज का डायग्राम इसीलिए बनाता हूँ, मैं चाहता हूँ इसको सिंपली लिखवा भी सकता ताकि आप भी इसकी प्रैक्टिस में लग जाओ कि डायग्राम हमेशा आपको बनाना है। कोई भी चीज है दिमाग में, आइडिया है, डायग्राम के हिसाब से उसको प्लॉट कर दो। ठीक है, हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, अगर हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो स्पेस देके लिखने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, और अभी तो कल टेस्ट होगा तो पता चल ही जाएगा कैसी हैंडराइटिंग आप लोग की, तो उसमें हमें आइडिया लगेगा थोड़ा। एनीवेज, अब हम लोग बात कर रहे थे वेपर प्रेशर की। तो वेपर प्रेशर के अगर आसपास की बातें करें, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को जाने, हम लोग डेफिनेशन लिख लिया आपने। इट्स द प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर फेज ऑफ अ लिक्विड इन ऑन द लिक्विड सरफेस व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम विद वन अनदर। ठीक है, उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ध्यान से समझना, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, आप बताओ वेपर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ेगा। तो सर इसलिए बढ़ेगा क्योंकि सर आप जब प्रेशर बढ़ाओगे, तो सर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज्यादा वेपर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे। अगर ज्यादा मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे तो वो ज्यादा प्रेशर लगाएंगे ना। बोलाओ, सही बोल रहा हूं क्या मैं? कि सर अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब ये है कि जो ये जो भागने वाले मॉलिक्यूल है उनको और एनर्जी मिल जाएगी भागने के लिए। ये क्यों भाग जा रहे हैं, लिक्विड से दूर क्यों चले जा रहे हैं? क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी, ऐसे निकल रहे थे। अब क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल नीचे भी खींचते हैं, लेकिन उसमें से कुछ होते हैं जिन पे फोर्स नहीं लग पाता नीचे की तरफ, तो स्किप कर जाते हैं। दैट्स व्हाट द इवेपोरेशन प्रोसेस इज। तो वो जो निकल रहा है, ऐसे जा रहा है, अब अगर तुमने इधर से और एनर्जी सप्लाई कर दी तो उसको और एनर्जी मिलेगी फास्ट जाने के लिए, तो ज्यादा निकलेंगे इधर से। समझ रहे हो? तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर more vapor molecules will be formed, more vapor molecules will be formed।
और अगर ज्यादा वेपर मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी तो ज्यादा होगा। बताइए हाँ या ना। तो यस लिखेंगे सर। आपकी वेपर प्रेशर विल इंक्रीज। ठीक है, इसका मतलब इसका रिवर्स तो हो ही जाएगा, आप कर ही लोगे कि अगर टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है तो घटाने से घटेगा। दूसरी चीज कि सर क्या वेपर प्रेशर किसी और फैक्टर पे डिपेंड करेगा, प्रेशर वेशर वॉल्यूम वॉल्यूम किसी भी चीज पे? बताइए। तो मैं आपको बता दूं फॉर रिकॉर्ड्स, जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है और किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे, आगे कभी आपने पढ़ा हो तो पता नहीं, बट मैं आपको बता दूं कि वेपर प्रेशर इज बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द प्रोसेस व्हेन लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद वेपर। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का भी चेंज नहीं होता भैया, आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट ही रहेगा। अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा, और अगर टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो फिर वेपर प्रेशर भी चेंज होगा क्योंकि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो ये आप चाहो तो नोट कर सकते हो, बिकॉज सिंस वेपर प्रेशर इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, it will change only with temperature and will be independent of all other aspects। ठीक है, लिख लो आप इसको। लिख लिया? लिख लो आप, since vapor pressure is an equilibrium constant, it only changes with change in temperature, other variables will not affect vapor pressure much। आपने लिख लिया हो तो हाँ बोले, फिर अपन आगे मूव करें। ठीक है, क्योंकि वेपर प्रेशर के बारे में जान लो, जानना जरूरी है पहले, जिसके बारे में हम पढ़े। डायरेक्ट में वेपर प्रेशर शुरू कर दूं तो आधी बातें खबर ही नहीं लगेगी क्या चल रहा है यहाँ पे। तो वी मस्ट नो व्हाट वेपर प्रेशर इज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वेपर प्रेशर, में बता रहा हूँ, अभी तुमको देखना पता चलेगा थोड़ी देर में। अब देखो क्या होगा, अगर मैं बात करूं कि चलो अगर मैं सरफेस एरिया बढ़ा दूं तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? मान लो कि छोटा सा कंटेनर था, अब मैं इतना बड़े कंटेनर में सेम पानी को डाल दिया, तो क्या वेपर प्रेशर बढ़ेगा या घट जाएगा या सेम रहेगा? सर बढ़ेगा। बढ़ेगा। चलो कौशिकी, आपको क्या लगता है? नहीं बढ़ेगा। तो घटेगा? नहीं। क्यों, कुछ नहीं होगा? सेम रहेगा? क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होगा? हाँ। सेम क्यों रहेगा? कुछ तो दिमाग में आया होगा कि ऐसे मन से बोल दिया, फीलिंग से? बताओ, ध्यान दें आप लोग कि सर अभी तो थोड़ी देर पहले आपने बोला कि वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, तो बाकी आप कुछ भी चेंज कर दो, सो कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी आप सरफेस एरिया चेंज कर दो, कंटेनर को टेढ़ा बना दो, उल्टा बना दो, ढक दो, कुछ भी कर दो, वेपर प्रेशर इज नॉट गोइंग टू चेंज। ठीक है, वेपर प्रेशर जो है वो चेंज नहीं करेगा जब तक कि आप, सिनारियो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जैसे मान लो कंटेनर को तुमने क्लोज कर दिया तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर भी अगर बढ़ा रहे हो, ऊपर से प्रेशर बढ़ा रहे हो तो वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, ज्यादा वेपर फॉर्म होंगे, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, लेकिन कभी भी वो सरफेस एरिया चेंज करने से नहीं होगा। ठीक है, तो आप लिखें इस बात को फिर से, दूसरी चीज लिखे, दूसरा पॉइंट कि इफ वी इंक्रीज सरफेस एरिया, जैसे मान लो तुम्हारे घर में पानी गिर गया, ठीक है, तो उसको आप फैलाते हो ऐसे, वो इसलिए नहीं फैलाते, उससे क्या होगा, वेपर प्रेशर घट जाएगा? नहीं, उसके फैलाने से क्या होगा, कुछ जल्दी इवेपोरेट होगा, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा। तो आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो आप,
आप कह रहे हो कि ज्यादा वेपर फॉर्म होंगे तो फिर प्रेशर नहीं बढ़ेगा? बोलो नंदिनी, तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा है क्या ऐसा कि सर अगर ज्यादा नंबर यस ऑफ सर। वेपर मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे, आपने बोला कि सरफेस एरिया बढ़ा दिया मैंने, तो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो जल्दी सूख जाता है पानी, सूखता है ना? क्यों? क्योंकि वो इवेपोरेट हो जाता है जल्दी। तो आप मुझे बताओ कौशिक, ये आपने बोला कि वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा सर, क्योंकि आपने बोला कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है सिर्फ। फिर आप बोल रहे हो कि सरफेस एरिया बढ़ाया तो ज्यादा नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे, तो अगर ज्यादा मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे तो फिर सर प्रेशर ज्यादा नहीं होगा क्या? बोलो। हो गए ना कंफ्यूज? जो सरफेस पे है वही होंगे इवेपोरेट। हाँ तो ठीक है, तो सरफेस एरिया बढ़ा दी तो ज्यादा इवेपोरेट नहीं होंगे अब? नहीं। क्यों? तो फिर तो घर में पानी गिरता है तो उसको फैलाते क्यों? अपन छोड़ देते वैसे ही अपने आप सूखेगा। अगर ज्यादा वेपर फॉर्म नहीं होंगे तो आंटी जो पोछा लगाने आती है तुम्हारे घर में, उनको बोलो पानी फेंक दो घर में, सेम ही टाइम में सूखेगा। उसको पोछे से क्यों घसीटना है रोज बैठ के एकदम? कुछ तो है सरफेस एरिया बढ़ाने के पीछे, कुछ तो लॉजिक है कि ज्यादा तो इवेपोरेट होगा ही। कपड़े का ही देख लो, कपड़े सुखाते टाइम फैलाते क्यों हम? उसको ऐसे छोटा सा रख दो ऐसे साइड में, जगह भी कम लेगा, मस्त जल्दी इवेपोरेट भी हो जाएगा। अगर सेम ही टाइम लगता है सरफेस एरिया कम होने पे और ज्यादा होने पे, तो क्या करें बताइए? तो आप बोलोगे कि सर इसका देखो एक ही एक्सप्लेनेशन हो सकता है, और वही सच है कि सर सरफेस एरिया अगर बढ़ा रहे हो तो सर प्रेशर कम भी तो होगा। प्रेशर कम एज इनके मतलब ऐसे कम नहीं होगा, बट सर यहाँ के मॉलिक्यूल यहीं पे प्रेशर लगाएंगे ना, तो ऐसा तो होगा नहीं ज्यादा मॉलिक्यूल बन गए, तो ज्यादा मॉलिक्यूल फिर ज्यादा एरिया को भी तो कवर कर रहे हैं। क्या समझे? नहीं समझे नंदिनी? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करना। अगर मॉलिक्यूल ज्यादा बन रहे हैं, पहले इतने एरिया में इतने मॉलिक्यूल बन रहे थे तो इतने एरिया में वो प्रेशर लगा रहे थे, अब एरिया तुमने बढ़ा दिया तो उसी हिसाब से मॉलिक्यूल्स भी बढ़ रहे हैं, नेट प्रेशर अभी भी सेम ही लगेगा। समझ रहे हो? पहले मान लो 1 स्क्वायर फीट का एरिया था, उसमें 10 मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, 10 मिलियन मॉलिक्यूल्स हैं वेपर फेज में। अब तुमने एरिया बढ़ा दिया तो अब हो गए 20 मिलियन, तो तुमने एरिया भी तो ट्वाइस कर दिया। तो 10 मिलियन मिलके जो 1 स्क्वायर फीट पे लगा रहे थे वो 20 मिलियन मिलके 2 स्क्वायर फीट पे लगाएंगे, तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट भी तो हो गया। समझ में आई बात? तो इसको नोट करें, बहुत अच्छे से नोट करें कि वेपर प्रेशर विल नॉट चेंज विथ चेंज इन सरफेस एरिया और शेप ऑफ द कंटेनर और एनीथिंग। सिंपली लिख लो, वेपर प्रेशर फिक्स रहेगा, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। लिख लो इसको, नोट करो। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज नॉट गोइंग टू चेंज अंटिल वी चेंज द टेम्परेचर। ये आपने ऑलरेडी लिख लिया है। सो चेंजिंग सरफेस एरिया, शेप ऑफ कंटेनर, ठीक है, प्लेस, कोई भी चीज चेंज कर दो, वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा। क्लियर है बात? तो बोलो हम आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, तो नोट कर लिया अगर, तो एटमॉस्फेयर में वेपर प्रेशर अपना हमेशा सेम रहेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे तो। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप। तो मतलब वेपर प्रेशर इसका जैसे जितना इसमें वेपर प्रेशर है उतना ही अगर लिक्विड सेम है तो तुम इसको ऐसे कंटेनर में रख दोगे तो भी वेपर प्रेशर उसका उतना ही होगा। तो भी इसको नहीं बोलोगे नहीं सर मैं तो ऐसे टेढ़े मेढ़े कंटेनर में रखूंगी इसको ऐसे ऐसे, तो कहीं भी रख दो इसका वेपर प्रेशर सेम ही रहेगा, क्योंकि ये कंटेनर के शेप पे डिपेंड नहीं करता, ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है, ये लिक्विड के टाइप पे जरूर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आप लिखे नेक्स्ट पॉइंट कि नेचर ऑफ अ सब्सटेंस will definitely decide what its vapor pressure is, obviously, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी सबके लिए कांस्टेंट नहीं होता, हर पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं, तो वैसे ही हर पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए अलग अलग वेपर प्रेशर भी होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुमको मैं बताता हूं, पेट्रोल है और पानी है, बताओ किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? पेट्रोल होता है जो अपन बाइक में स्कूटी में जहां भी डलवाते हैं, और एक वाटर होता है जो हम कहीं नहीं यूज करते उसको पीने के अलावा, मतलब वो अपनी बॉडी को चलाने के लिए काम आता है। तो आप मुझे बताइए कि उन दोनों में वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है? हम्म, कोई बात नहीं, पहले तो ये स्टेटमेंट लिख लो। स्टेटमेंट लिख लिया आपने? आप लिखे कि वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस विल डिपेंड ऑन इट्स नेचर एंड फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। क्या लिखोगे? वेपर प्रेशर ऑफ एनी सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर
डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स, ब्रैकेट में लिखोगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कि अगर मान लो कि ये चला, ऐसा मान लो कि तुम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स काम करने चले, तो ये बोल रहा है कि यार मेरे को ना इधर इधर मन नहीं लग रहा मेरा इस कंटेनर के अंदर, मेरे को ना बाहर जाना है। ये मॉलिक्यूल बोला कि मेरे को यहां से निकलने का है इधर से। दूसरा बोलेगी ऐसे कैसे, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तो ये सारे खींचते हैं, तो ऑब्वियसली जिसमें ये खींचने वाले कम होंगे, इट्स जस्ट लाइक द सोसाइटी, यू नो द सोसाइटी, व्हाट दे डू, व्हाट डू दे डू, क्या करते हैं बताओ? सोसाइटी क्या करती है? सोसाइटी का मेन काम क्या होता है तुम्हारे हिसाब से इंडिया में? बताओ नंदिनी। तो सोसाइटी वो कहीं भी मतलब अपने एरिया में मतलब एक जैसा ही मतलब रखते हैं। अरे यार वो सोसाइटी नहीं कह रहा हूँ मैं, इन जनरल सोसाइटी बोल रहा हूँ, समाज। वो समाज जिसके बारे में लोग कहते हैं कि समाज क्या कहेगा। फिर तुमने ईयरफोन नहीं लगाया। सर एक्चुअली ना मेरा ईयरफोन खराब हो गया, इसलिए दूसरे रूम में रखा हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट यूजिंग इट। ओके ठीक है, कल बता देना तुम्हारा एड्रेस, मैं ऑर्डर कर देता हूँ तुम्हारे लिए अमेजोन से। नहीं से रहने तो मैं खुद ही ऑर्डर कर लेती हूँ। हाँ कौशिकी आप बताओ, समाज क्या करता है यार? समाज किस काम आता है अपने? कौशिकी के तो कोई व्यूज ही नहीं है किसी भी चीज में, कौशिकी से गलत ही पूछ लेता हूँ मैं। देखो यार, समाज का काम है पैर खींचना, मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर कुछ अलग करूंगा, आउट ऑफ द बॉक्स करने जाऊंगा, तो कोई तो आएगा उधर से, आया ये इसको नहीं करने देंगे, इसको नीचे खींचो। तो पॉइंट इज, अगर मान लो कितने किस तरह की सोसाइटी में हूं, अगर मान लो कोई कंजर्वेटिव सोसाइटी में हूं, बैकवर्ड सोसाइटी में, तो व्हाट दिल ट्राई इज दिल ट्राई मोर टू, और दिल ट्राई हार्डर टू ब्रिंग मी बैक और होल्ड मी बैक और पुल मी बैक। But when I'm in an open-minded society, when I'm in environment where everybody appreciates someone's job or someone's choice of job or someone's choice of activity or anything, मान लो मुझे कुछ पसंद है तो दूसरे को उससे कोई आपत्ति नहीं है, सो उस काइंड ऑफ सोसाइटी में आप अच्छे से ग्रो करते हो, आप फ्री टू डू एनीथिंग हो। तो पानी के साथ या किसी भी लिक्विड के साथ भी ऐसा है कि उसके जो आसपास के मॉलिक्यूल्स हैं वही उनकी सोसाइटी है। अब अगर वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से खींचेंगे तो वो जाने नहीं देंगे उसको बाहर। तो अगर बाहर नहीं जाने देंगे तो कम वेपर मॉलिक्यूल बाहर जा पाएंगे, बहुत कम लोग होंगे जो आउट ऑफ द बॉक्स सोच के निकल पाएंगे, है ना? जैसे आज से 30 साल पहले जाओ, 40 साल पहले जाओ, तो बहुत कम लोग होते थे जो यूनिक चीजें करते थे। जैसे आज के टाइम में अपनी सोसाइटी में है ना, हर स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के हिसाब से चीजें हो। पहले के टाइम में फिक्स था, ये करो वो करो उसके बाद जॉब लो, सिंपल। अभी थोड़ा सा क्रिएटिविटी बढ़ गई है, बिकॉज वी आर बिकमिंग ओपन माइंडेड, वी आर ग्रोइंग, वी आर इवॉल्विंग। तो क्या होता है कि जब आप मॉलिक्यूल को देखोगे, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो कोई किसी को जाने नहीं देगा डिफरेंट पाथ पे, बाहर किसी को जाने नहीं देगा मॉलिक्यूल, तो कम वेपर बनेंगे। कम वेपर बनेंगे तो उसका वेपर प्रेशर हो जाएगा कम। और वहीं अगर मेरे पास कोई सोसाइटी है जिस सोसाइटी में ओपन माइंडनेस है कि चलो यार जिसको जो करना है करो, तुमको डॉक्टर बनना है तुम डॉक्टर बनो, तुमको डांसर बनना है तुम डांसर बनो, तुमको पेंटर बनना पेंटर बनो, और तुमको कूड़ा उठाने वाला बनना कूड़ा उठाने वाला, एवरीथिंग इज रिस्पेक्टेबल। कोई जॉब उसकी काम के हिसाब से जज नहीं किया जाता, जॉब को जॉब के हिसाब से देखा जाता है कि एनी जॉब इज रिस्पेक्टेबल। तो वहां पे क्या होता है कि आप कुछ भी करने के लिए रेडी रहते हो, आप यू आर फ्री टू। पॉइंट जहाँ मतलब हम किसी भी सोल्यूशन को वहां तक बॉईल कर सकते हैं, होता है। नहीं, जिस पॉइंट के बाद बॉईल होना शुरू हो जाता है, बॉयल शायद होने वो के होता है। डेफिनेशन क्या है उसकी? व्हाट इज बॉयल होना? मुझे कैसे पता चलेगा ये बॉयल हो रहा है? बॉयल होने का मतलब क्या है? गैसेस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना, ये तो होता है। बॉयल होने क्या होता है? वेपर बन जाता है किसी भी लिक्विड का, ये होता यस है। सर। तो हर टेम्परेचर पे बन रहा है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग? बोलोगे सर उससे बुलबुले बनते हैं, ऐसा बताइए, बोलो नंदिनी। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट
or a scientific difference between boiling point and evaporation. Because if boiling is just conversion of liquid into vapor phase, then at every temperature, we know that at every temperature, some part of liquid is getting converted into vapor phase. So what's the basic difference between the boiling and evaporation? तो आप बोलोगे कि सर, first of all, write down definition of boiling point, the accurate scientific definition of boiling point. आप लिखो कि the temperature at which vapor pressure of liquid becomes equals to atmospheric pressure. The temperature at which vapor pressure of liquid becomes equals to atmospheric pressure, उसको हम बोलते हैं boiling point. ठीक है, वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो क्या होता है समझो, बुलबुले क्यों बनते हैं ये समझो. होता क्या है कि लिक्विड भी उतना ही वेपर प्रेशर लगा रहा होता है जितना वेपर लिक्विड पे लगा रहा होता है. दैट्स व्हाट एन इक्विलिब्रियम इज. इक्विलिब्रियम का मतलब ये यार कि ये जिधर से जितना इधर से फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स इधर से लग रहा है. तो जो आप देख रहे हो ना कि वेपर जितना लिक्विड पे लगा रहा है लिक्विड भी उतना ही वेपर पे लगा रहा है. अब जैसे ही वेपर प्रेशर बढ़ा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हुआ वेपर प्रेशर, तो होगा क्या सर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जैसे ही वेपर प्रेशर ज्यादा हुआ तो मतलब नीचे से जो वेपर का प्रेशर है, जो वेपर बाहर निकल रहा है उसका प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा. तो ज्यादा जनरेट होगा तो वो एटमॉस्फेयर को पुश करेगा अवे फ्रॉम इट. तो जैसा देखा होगा मिल्क जब बॉयल होता है तो बाहर निकलता है, क्यों? क्योंकि प्रेशर नीचे से अब ज्यादा लग रहा है. तो नीचे से अगर ज्यादा किससे ज्यादा लग रहा है? एटमॉस्फेयर जो ऊपर से दबा के रखा था उसको. अब जब ज्यादा लगेगा तो लिक्विड ऊपर आना शुरू होता है. जो भी लिक्विड आप बॉयल कर रहे होते हो वो ऊपर आना, जैसे मिल्क आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि एक टेम्परेचर तक इवेपोरेट तो हो रहा, आपको दिखता है कि वेपर बन के निकल तो रहा है मिल्क में से कुछ, लेकिन वो बाहर नहीं आता. सरफेस ऊपर उठना तभी शुरू होगा जब ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो नीचे के प्रेशर से कम हो जाए. एंड दैट्स व्हाट बॉइलिंग पॉइंट इज, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल्स टू एटमॉस्फेयर. इक्वल का मतलब वो बाउंड्री कंडीशन है, जस्ट उससे थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ाओगे वो बाहर आ जाएगा. क्लियर है? अब आप सोचो Yes, sir. नंदिनी, घर में दूध बॉईल होता है अचानक से, क्या करते हैं हम? क्या? अगर मिल्क बॉईल हो रहा है तो वो स्पिल ना हो उसको बचाने के लिए क्या करती है मॉम? तुम तो कुछ काम करती नहीं होगी, तो मॉम क्या करती है? सर जो गैस है जो टेम्परेचर उसको कम कर देते हैं. टेम्परेचर कम कर देते. क्यों? ताकि वेपर प्रेशर कम हो जाए. मतलब क्योंकि अभी देख कम रहे थे हो हम जाए लोग और कि ज्यादा. टेम्परेचर कम करने से वेपर प्रेशर कम हो जाएगा. दूसरी चीज और भी कुछ करते हैं क्या? मान लो टेम्परेचर कम नहीं कर पा रहे, फिर भी नहीं हो रहा, टेम्परेचर कम करने के बाद भी नहीं हो रहा, तो और क्या करते हैं? बताओ कौशिकी. फिर उसको ना हम मतलब ऐसे स्टिर भी तो कर सकते हैं. स्टेयर भी करते हैं, हाँ बिल्कुल स्टेयर करते हैं ताकि मॉलिक्यूल ज्यादा निकले. हर मॉलिक्यूल को हम थोड़ा एनर्जी देते हैं स्टेयर के, चल भाई तू भी बाहर आ जा, चल भाई तू भी बाहर आ जा. पर बहुत बार होता है स्टेयर करते करते भी बॉयल तो होता ही हो ही जाता है. तो और भी कुछ करते हैं, एक और काम करते हैं, एक काम और करते हैं. बोलो कौशिकी, आप बताओ क्या करते हैं? देयर इज वन मोर स्टेप विच वी टेक व्हाइल डूइंग दैट. क्या है वो स्टेप? दूध बॉयल होता है, भागे भागे गए तुम, तो या तो गैस बंद कर दोगे जो कि नंदिनी ने बोला टेम्परेचर कम कर देते हैं. और क्या करते हैं? वही दिक्कत है, कभी किया हो लाइफ में तो पता चले. क्यों कौशिकी? है ना नंदिनी, ऐसा ही है. दैट सर वी डोंट नो, वी डोंट डू एनीथिंग एट आवर होम, सो वी हैव नो सर आइडिया. गैस बंद कर देते हैं और क्या होता है? गैस क्यों फूकते यही नहीं है होता तुम्हारे है. घर वाले? नहीं तो. नहीं फूकते यार, ऐसा नहीं हो सकता. मेरे घर वाले तो फूकते भी है, मैं भी फूक देता हूँ जल्दी से. ज्यादा क्विक प्रोसेस है ना, मुंह से फूको उस दब जाएगा वो. विच मीन्स कभी ना कभी देखा होगा, कोई ना कोई तो करता ही होगा ऐसा. नंदिनी देखा है क्या तुमने लाइफ में कहीं भी? सर मम्मा को ही देखा है. हाँ देखा है लेकिन ना. क्या? दिमाग में आया नहीं, बट अभी हाँ, जो. तो क्या कर रही है मम्मा, क्या कर रही है तुम्हारी? एक्चुअली में वो प्रेशर ज्यादा लगा रही है ऊपर से. किसको बढ़ा रही है? वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ा रही है. क्योंकि अभी हुआ क्या है कि वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो गया है, तो वो क्या कर रही है, फूक रही है, ऊपर से प्रेशर लगा रही है ताकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बढ़ जाए थोड़ा. एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस लिक्विड के लिए क्या उसको पता थोड़ी है कि कहाँ एटमॉस्फेयर है. उसके लिए कि जो उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेयर का, मतलब बाहरी इन्वायरमेंट का,
तो वो मम्मा क्या करती है आपके, वो उसको फूकती है ताकि उसका प्रेशर बढ़ जाए, ताकि वो सप्रेस्ड हो जाए, ताकि वो नीचे चला जाए। अब अगर वो प्रेशर सफिशिएंट नहीं होगा, जैसे वो बंद करती होंगे प्रेशर, फिर से बॉयल होना होता होगा, फिर से फूकना पड़ता है। जैसे छोड़ोगे, जैसे डिसकंटिन्यू, क्योंकि आप कंटिन्यूअस प्रेशर जब तक नहीं लगाओ तब तक वो दबा नहीं रहेगा। तो ये है वेपर प्रेशर के लिए इंटरेस्टिंग कुछ कुछ बातें जो मैंने आपको बताई। अब आज थोड़ा बहुत ज्ञान मिला तो ज्ञान देना भी चाहिए, बांटना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, देखो यार यहाँ ऐसा होता है, यहाँ वैसा होता है, वहां वैसा होता है। समझ रहे हो? ये सब ज्ञान इसलिए रखो, बांटो इसको, दूसरों को भी बताओ कि साइंस तो सब पढ़ते हैं बट आसपास में थोड़ा कभी ऑब्जर्व भी कर लेते हैं कि हाँ यार कुछ तो हो रहा होगा जो हम पढ़ रहे हैं, कहीं तो काम आता होगा वो। ऐसे थोड़ी पढ़ रहे जा रहे हैं बस, ऐसा नहीं है, सिर्फ 12th पास करने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं। सो रिलेटेड विथ द थिंग्स अराउंड अस एंड यू विल फाइंड आंसर टू एवरीथिंग। ऑलराइट, तो ये है वेपर प्रेशर का सीन। और भी कुछ करते हैं वो हम पढ़ेंगे आगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। अगर तुम्हारे घर में दूध बॉईल हो रहा है, तुम उसमें थोड़ी चीनी डाल दो, देखो वो बॉईल होना बंद हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। तो वो क्यों होता है वो हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, इसी चैप्टर के पढ़ेंगे, अभी आएगा। तो यहां तक अभी आपको क्लियर है, सब कुछ क्लियर है वेपर प्रेशर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है, क्या उसमें हम लोगों को जानना है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो ये सारी चीजें नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा केमिस्ट्री से अब थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है कि केमिस्ट्री में लग रहा है कि कुछ तो है केमिस्ट्री में जो काम की चीजें हैं, ऐसे नहीं कि बस रट रहे हैं बैठ के। बोलो। पानी भी डाल देते कभी कभी यार, दूध ज्यादा बॉयल होता है तो, है ना? वो तो टेम्परेचर घटाने के लिए डालते हैं एक तरह से, दूसरे जो लिक्विड जाएगा उसका टेम्परेचर कम होगा तो मिक्स होगा तो टेम्परेचर ओवरऑल थोड़ा डाउन हो जाएगा। So there are several ways and everything has a scientific explanation. Now if you know the science and if you know how to apply it, you can do it better than anyone. Just you have to believe in yourself that okay, मुझे पता है कुछ तो होगा इसमें लॉजिक, सोचो थोड़ा बैठ के, परसेंटेज तो लेके आ जाओगे यार, परसेंटेज that doesn't matter anymore in life if you trust me. दिखावे के लिए के अलावा और कहीं काम नहीं आता है। खैर, अपन बात करते हैं लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, हमने देख लिया सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में, हमने देख लिया गैस लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। अब हम देखेंगे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, जिसको एक्सप्लेन किया जाता है किसके साथ, बताइए कौन सा लॉ है, बताइए। हाँ, रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ, क्या आ गया, रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ से हम लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं। ये क्या स्पेलिंग, या ए भी आता है इसमें कहीं, जो भी ये देख लेना तुम अपने स्पेलिंग में। हाँ, आता है क्या? शायद ए भी आता है कहीं, तो RAU होता है शायद, RAOU, राउल्स लॉ। ठीक है, राउल्स लॉ से एक्सप्लेन करते क्या है, समझेंगे उसको धीरे धीरे। सबसे पहले हम समझते हैं कि लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का क्या मतलब है। 2 लिक्विड मिक्स कर दिया, 3 लिक्विड मिक्स कर दिया, 4 5 6 लिक्विड मिक्स कर दिया हमने, हमारी मर्जी, हम कितने भी लिक्विड मिक्स कर सकते हैं। 2 कॉमन लिक्विड का एग्जांपल है, तो मिल्क पानी में डाल दिया, या पानी को मिल्क में डाल दिया, या कुछ कहीं कुछ और डाल दिया, कैसे भी करके आप मिक्सिंग के बहुत सारे एग्जांपल जानते हो जिसमें 2 लिक्विड को मिक्स करते हो। आपके घर पे कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है? पहले भी पूछ चुका हूँ शायद ये क्वेश्चन, नहीं? तो अल्कोहल में, पानी में अल्कोहल मिक्स करते हैं, या कोल्ड ड्रिंक में लोग मिक्स करते हैं। देयर आर सेवरल वेज टू कंज्यूम अल्कोहल। Similarly, there are several ways to consume milk. Sometimes we mix it with Protein-X and all; those are solids in liquid solution. And sometimes we mix water in. So first of all, what जो आपका milk है वो एक प्योर लिक्विड नहीं है, वो एक कोलोइडल सॉल्यूशन है जो हम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। लेकिन द पॉइंट इज, 2 लिक्विड के मिक्सचर आप बहुत सारे एग्जांपल बता सकते हैं खुद बैठे बैठे। तो 2 लिक्विड के मिक्सचर को कैसे स्टडी करेंगे साइंटिफिकली, उसकी कैसी कैलकुलेशन करेंगे, वो हम रॉल्स लॉ में डिस्कस करते हैं। तो देखो, लिक्विड बहुत सारे मिक्स कर सकते हो तुम, 5-10 लिक्विड मिक्स कर लो, कैलकुलेशन वैसी होगी। लेकिन हमें इतना कॉम्प्लेक्स जाना ही नहीं है, हमें पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ 2 लिक्विड्स, 2 लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। क्या है पढ़ना है हमें? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें 2 ही लिक्विड हो, A एंड B, कुछ भी, X एंड Y, कोई भी 2 लिक्विड, अल्कोहल इन वाटर, इस तरह का। ठीक है, बेंजीन इन वाटर, बेंजीन इन टोलिन, ऐसे करके बहुत सारे तरह के सॉल्यूशन होंगे जिनके बारे में हम 1 बाय 1 एक एक करके पढ़ेंगे। खैर, हमें पहले रॉल्स लॉ जाना है, इट्स सब फिजिकल केमिस्ट्री, तो यहाँ पे हम हर मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ने वाले हैं, हम सिर्फ कैलकुलेशंस करने वाले हैं। तो मान लो कि 2 सॉल्यूशन है,
मतलब दो लिक्विड्स हैं, लिक्विड ए एक कंटेनर में है, या लिक्विड एक्स, आपकी मर्जी है, जो मानना है मान लो। एक कंटेनर में है लिक्विड ए, ठीक है, और एक दूसरा कंटेनर है अपने पास जिसके अंदर है लिक्विड बी। ठीक है, सही है, ठीक है सर। लिक्विड बी इन दोनों को सर हमने मिक्स कर दिया, तो हमें मिलेगा एक मिक्सचर ए बी का। ए बी का मिक्सचर कैसा होगा? कुछ इस तरह का होगा। मिक्स्ड होगा, ऐसा नहीं कि लेयर बाय लेयर होगा, मिक्स्ड होगा, ये कहीं से कुछ भी हो सकता है। इक्वली होमोजेनियस मिक्सचर होगा ये, राइट। ये हमें मिल गया ए और बी का मिक्सचर। अब अगर मान लो आपसे कोई पूछता है कि चलो यार मान लो कि ए का वेपर प्रेशर जो है कुछ है, समथिंग कुछ भी है, बी का वेपर प्रेशर कुछ है, तो आप कैसे बताओगे कि सी का वेपर मतलब जो मिक्स सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? तो वो रॉल्स लॉ ने एक्सप्लेन किया। बट सर हमें जान ही क्यों रहे, हमें क्या मतलब ए बी का वेपर प्रेशर क्या है? तो होगा क्या कि मुझे अगर ए का वेपर प्रेशर पता है, बी का वेपर प्रेशर पता है और नेट वेपर प्रेशर पता है, तो मैं ये बता सकता हूं कि ए के अंदर कितना बी है या बी के अंदर कितना ए है या दोनों का रेशियो क्या है उस सॉल्यूशन में, जस्ट बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर विच कैन बी डन physically. We don't need to know the property of molecule. You can directly calculate the pressure by using a lot of devices which are already available in the market. तो आप प्रेशर से कंसंट्रेशन बता सकते हो, तो ये फायदा हो जाता है क्योंकि आपको मॉलिक्यूल काउंट नहीं करने पड़ेंगे, आपको ये नहीं पता करना है कितने मॉलिक्यूल हैं। आपको एक मिक्सर दिया गया, लो भाई ये मिक्सर नंबर कुछ है, आप बताओ इसमें कि कितना अल्कोहल है कितना पानी है, ये लो मिक्सर देख के बताओ। समझ रहे हो? जैसे मान लो लैब्स होती हैं, कोई भी कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, कुछ भी प्रॉमिस कर दे कि यार इसमें ये इतना है, वो उतना है, वो उतना है। तो मान लो किसी कंपनी ने कोई लिक्विड ड्रिंक बनाया, कुछ भी बनाया ऐसा जिसमें दो तरह के लिक्विड है, वो प्रॉमिस कर रहा है कि इसमें इतना परसेंट ये इतना परसेंट वो है। तुम्हारी मर्जी हुई, तुम एक इंस्पेक्टर हो, इंस्पेक्शन करने गए आप वहां पे, आपको पता चला कि चलो पता करते हैं, तुमने उसका प्रेशर मेजर कर लिया और तुमको पता है कि प्योर जो लिक्विड है उसका प्रेशर इतना होता है, दूसरे का प्रेशर इतना होता है। अगर इसमें प्रेशर की गड़बड़ी हुई तो इसका मतलब जो मिक्सचर है उसका रेशियो गड़बड़ है। तो बेस्ड ऑन प्रेशर वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज द अमाउंट of each component in the mixture, but we will learn how to do that, and in order to learn that we need to know the fundamentals. मतलब हम A और B से स्टार्ट करेंगे समझना और फिर मिक्सचर का हम समझेंगे। तो रॉल्ट ने कहा, मतलब रॉल्ट्स लॉ जो है उसके अकॉर्डिंग, इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A, लेट्स अज्यूम दैट इट्स P नॉट A, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B इज P नॉट B, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। तो आप मेरी तरह नहीं लिखोगे, आप अपने बुक में नीचे लिखोगे, लेट्स अज्यूम दैट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए इज P नॉट A, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B इज P नॉट B, and also let's say that vapor pressure of final solution is PS. PS represents vapor pressure of solution. क्लियर है? या P लिख लो यार, S लिखने की जरूरत नहीं है, P ही लिख लो, ज्यादा सही है, P। ठीक है, तो रॉल्ट ने कहा कि अगर ऐसे दो लिक्विड हैं आपके पास और मान लो कि इस सॉल्यूशन में हमें पता नहीं है, बट मान लेते हैं कि अगर इस सॉल्यूशन में मान लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है वो है XA और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो है वो है XB। ठीक है, तो रॉल्ट ने कहा कि ये जो लिक्विड होगा उसका वेपर बनेगा, जो वेपर फेज होगा उसमें लिक्विड ए भी होगा वेपर फेज में और लिक्विड बी भी होगा कि नहीं बताइए? अगर दोनों वोलेटाइल लिक्विड हैं तो इसमें वेपर का ए का भी होगा और बी का भी होगा। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं अलग से ताकि आपको समझ में आए कि यहां से ऊपर वेपर फेज की बात हो रही है, ये है वेपर फेज। ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना है क्योंकि कंटेनर फिर लगेगा आपको कि कुछ अलग से रखा हुआ बाहर से, ये है जस्ट टू रिप्रेजेंट वेपर फेज। तो ध्यान से आप समझेंगे अगर इस डायग्राम को, तो इसमें क्या क्या हो रहा है मैं पहले समझा दूं डायग्राम के बारे में, फिर फॉर्मूला तो लिख लेंगे, रट लेंगे, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाली जो ब्लू लाइन के जो नीचे है वो है लिक्विड और ऊपर जो है वो है वेपर, पहली बात।
लिक्विड में भी ए बी है, वेपर में भी ए बी है। हो सकता है लिक्विड और वेपर का रेशियो अलग अलग हो ए बी का दोनों में, लेकिन है दोनों जगह ए और बी दोनों है दोनों जगह। ठीक है। अब ए का जो वेपर प्रेशर होगा और बी का जो वेपर प्रेशर होगा वो दोनों मिलके नेट पी बनाएंगे। बोलो आया ना। अगर आप याद करें डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर तो आपको पता है कि जो दो गैसेस का मिक्सचर है तो नेट जो प्रेशर होगा दोनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। या तीन गैसेस का मिक्सचर तो नेट जो प्रेशर होगा कंटेनर का वो तीनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। ये बात आपको याद है क्या? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल यस प्रेशर सर। गैसीय स्टेट। तो वैसे ही जो लिक्विड पूरे मिक्सचर के ऊपर जो लिक्विड ए का पार्शियल प्रेशर है, लिक्विड ए का पार्शियल प्रेशर है, वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या नहीं होगा, ये बताओ। होगा। तो रॉल्ट ने यही कहा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन द वेपर फेज और partial vapor pressure of A will be directly proportional to mole fraction of A in the liquid solution। ये कहा रॉल्ट ने। देखिए आप कि partial vapor pressure of A means PA। PA क्या है? partial vapor pressure of A। PB क्या है? partial vapor pressure of B। ये दोनों कब है? इन द सॉल्यूशन, मिक्सचर या सॉल्यूशन। वैसे ये पी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, जब सिर्फ ए ही हो। और वैसे ये पीबी क्या है? पीबी है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। ठीक है, सारी चीजें मैंने ऐसे हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। आप लिखेंगे अपने नोटबुक में इसको भी और समझेंगे। और ये पी क्या है? वेपर प्रेशर, वेपर फेज। ये जो पी देख रहे हो आप ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ जो भी हमने सॉल्यूशन बनाया वो। और हम देख किसको रहे हैं ये भी लिख लें आप, क्योंकि आप लोगों ने लिखा नहीं होगा। बाइनरी सॉल्यूशन को देख रहे हैं। व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन? जहां पे कि दो ही लिक्विड हो, दो से ज्यादा लिक्विड ना हो। तो इसीलिए ए और बी दो लिक्विड लिया हमने। खैर, तो पीए रिप्रेजेंट्स पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन वेपर फेज, पीवी रिप्रेजेंट्स पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इन वेपर फेज। ऑलराइट। तो रॉल्ट, अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ, Raoult's law के अकॉर्डिंग PA is directly proportional to XA। ठीक है, आप लिखें कि अकॉर्डिंग टू Raoult's law partial vapor pressure of any liquid in the mixture will be directly proportional to its mole fraction in the liquid phase। लिखो आप, अकॉर्डिंग टू Raoult's law partial vapor pressure of any liquid in the mixture will be directly proportional to mole fraction of that liquid in the mixture or in liquid state। लिख लिया? So can you repeat? Yes। Partial pressure of liquid or partial vapor pressure of any liquid in the mixture, partial vapor pressure of any liquid in the mixture will be directly proportional to mole fraction of liquid in the mixture। लिखा? Partial vapor pressure of liquid in the mixture will be directly proportional to mole fraction of that liquid in the mixture। क्लियर है? बोलो, कोई डाउट है तो। नंदिनी? ठीक है, एनीवे तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा। अगर हम इसमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दें तो इट सेज दैट PA इज इक्वल टू XA इंटू P नॉट A।
कि अगर जितना मोल फ्रैक्शन होगा उसी हिसाब से उसका पार्शियल वेपर प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। ये कहा रॉल्ट ने, कहा कि वेयर P naught A is proportionality constant and it is also vapor pressure of pure A। प्योर A का वेपर प्रेशर है ये P naught A। तो PA इज इक्वल टू XA इंटू P naught A, ये याद रखना आप। वैसे ही सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं, सिमिलरली PB क्या होगा बताइए, XB इंटू P naught B। ठीक है, अब आपको पता है किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। नाउ कोई भी पार्शियल प्रेशर के हिसाब से बात करें, अकॉर्डिंग टू क्या लिखेंगे आप, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या कहता है वो, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि टोटल प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज, और टोटल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द मिक्सचर। पढ़ा है आपने, सुना है आपने इसके बारे में? तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम करें तो P विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B। इसको हम सिंप्लीफाई करें और तो P विल बी इक्वल टू XA इंटू P नॉट A प्लस XB इंटू P नॉट B। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला आ गया अपना। और एक और चीज मैं अगर आपको बताऊं तो आपको पता है कि समेशन ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या, 1। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि XA विल बी इक्वल टू 1 माइनस XB। तो इस फॉर्मूले को रीस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं हम लोग, जिसमें हमें सिर्फ एक का ही मोल फ्रैक्शन पता हो तो भी अपना काम हो जाएगा। 1 माइनस XB इंटू P नॉट A प्लस XB इंटू P नॉट B। तो यही सेम फॉर्मूला रिस्ट्रक्चर भी हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आता है किससे, रॉल्ट्स लॉ से। इसको लिखिए और अगर कोई डाउट है तो बताइए, फिर अपन आगे इसमें एडिशनल जो इसका एस्पेक्ट है वो भी डिस्कस करेंगे। लिख लिया? तो ये जो P देख रहे हैं ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर। और तो दोनों मिक्सचर का अगर वेपर प्रेशर अगर हमें पता हो, देखो कितना, क्या मैं बता रहा था कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपोनेंट, कि भाई ये वाला जो कंपोनेंट है वो उसका क्या रेशियो इस सॉल्यूशन में, कैन वी नॉट डू दैट बाय यू नोइंग द एक्चुअल वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। अगर मुझे मिक्सचर का वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर लिया मैंने, प्योर ए और प्योर बी का पता है, तो एक्स भी पता नहीं चल जाएगा? अगर पी नॉट ए पता है, पी नॉट बी पता है और पी पता है, तो एक्स भी नहीं पता चल जाएगा? बताओ, बोलो, नहीं समझ में आ रही बात यार? ये रहा फॉर्मूला। सर बोलो बोलो बोलो। रिपीट कर दो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुझे पार्शियल प्रेशर पता है, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पता है, मुझे P पता है, और मुझे ओरिजिनल जो A और B होते हैं उनका वेपर प्रेशर पता है, तो क्या मुझे एक्स भी पता नहीं चल जाएगा? यस सर। और अगर मुझे एक्स भी पता चल जाएगा तो एक्स से नहीं पता चल जाएगा? यस सर। तो दोनों का रेशियो पता चल गया ना कि लिक्विड में कितने हैं, और अगर रेशियो पता चल गया तो मुझे कॉम्पोजिशन पता चल गया। इसका मतलब मैं फिजिकली, मैं लिक्विड को चेक ही नहीं कर रहा है कि उसमें क्या है नहीं है, मैंने सिर्फ डेटा लिया, क्योंकि अब तुमको लगता है कि कोई चेक करने जाता होगा, कोई दवाई निकलती है, कुछ भी निकलता है, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट रिलीज होता है, अगर उसकी जांच होती भी है फॉर एग्जांपल, तो ऐसा थोड़ी होता है कोई जाकर उसमें एकदम मॉलिक्यूल ढूंढ रहे हैं, अरे यार कहाँ है, नहीं है वो। आप डेटा शीट देखते हो कि डेटा कहता है कि भाई ए का वेपर प्रेशर इतना है, बी का वेपर प्रेशर इतना है, और सॉल्यूशन का आप कैलकुलेट करोगे फिजिकली देख के, बैरोमीटर या कोई भी प्रेशर से, मतलब इंस्ट्रूमेंट से जिसे हम प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, उससे आपने सॉल्यूशन का कैलकुलेट करके यहाँ रख लिया।
अब आप कंपेयर करोगे इस डेटा को, सॉल्यूशन का ये फॉर्मूला हमने लगा दिया, पी नॉट ए पी नॉट बी डेटा है, वो पता होता है, हर लिक्विड का फिक्स होता है, आपको पता है कि वेपर प्रेशर डज नॉट चेंज अंटिल वी चेंज द टेम्परेचर। तो लिक्विड का वेपर प्रेशर फिक्स होता है, पी नॉट ए पी नॉट बी फिक्स रहेगा, वो डेटा शीट में मिल जाएगा अपने को। और पी ए हम कैलकुलेट कर लेंगे वहां पे जाके, जब हम जांच करने जाएंगे, जब जैसे मान लो तुम में से कोई बना अगर इंस्पेक्टर ऐसा, तो इंस्पेक्शन करने जाओगे तो आपको एक्स भी पता चल जाएगा, एक्स भी पता चल गया तो आपको एक्स भी पता चल जाएगा, तो आप ये बता सकते हो कि ये जो कॉम्पोजिशन है जो वो प्रॉमिस कर रही है कंपनी वो सही है या नहीं है, जस्ट बाई कैलकुलेटिंग प्रेशर ऑफ द लिक्विड। समझ रहे हो? तो आपको कंसंट्रेशन पता होने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो ये कुछ एप्लीकेशन है जो मैं बता रहा हूं कि क्यों कर रहे हैं हम, रॉल्स लॉ पढ़ ही क्यों रहे हैं। तो ये हो गया। अब क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि ये तो हो गया कि लिक्विड फेज में क्या मोल फ्रैक्शन है। अगर मान लो आपसे कोई पूछता है कि बताओ यार लिक्विड ए का वेपर फेज में क्या है मोल फ्रैक्शन, ये तो एक्स से एक्स भी तो क्या हो गया कि लिक्विड फेज में क्या है मोल फ्रैक्शन, वेपर फेज में कैसे निकालेंगे मोल फ्रैक्शन? ध्यान से देखो, एक्स ए एक्स बी क्या है, ये सब वेरिएबल्स लिख लेना यार, मैं देखो मैंने यहाँ लिखना भूल गया, वैसे मैंने बता जरूर दिया था बट तुम लोग लिखोगे नहीं फिर बाद में भूल जाओगे क्या है। एक्स से क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन, क्या है ये, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, इन लिक्विड सॉल्यूशन। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड सॉल्यूशन। अब अगर आपसे मान लो कोई पूछता है कि यार ये तो हो गया लिक्विड में मोल फ्रैक्शन, अब मेरा सवाल ये है कि क्या वेपर फेज में भी मोल फ्रैक्शन वही होगा जो लिक्विड फेज में है? बताइए। मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है कि क्या वेपर फेज में वही मोल फ्रैक्शन होगा जो लिक्विड फेज में है या अलग होगा? अलग होगा। अलग होगा। क्यों अलग होगा कौशिकी, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इस बात को, कैसे, क्यों लगता है आपको कि अलग होगा? बोलोगे कि सर अगर दो लिक्विड हैं तो उनका वेपर प्रेशर अलग अलग है, पी नॉट ए और पी नॉट बी अलग अलग है, मतलब लिक्विड्स का अगर वेपर प्रेशर अलग है तो इसका मतलब वो अलग अलग नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, बोलो। मतलब यस उनके सर। वेपर फॉर्म करने की टेंडेंसी अलग अलग है उनकी, और अगर वो अलग अलग नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं तो क्या हम ये नहीं हो सकता है कि कोई मॉलिक्यूल अंदर कम है लिक्विड में बट उसको वेपर फॉर्म करने की टेंडेंसी ज्यादा है तो वो ज्यादा वेपर फॉर्म कर देगा, बाहर ज्यादा हो जाएगा, हो सकता है ना ऐसा? जैसे मान लो तुमने अल्कोहल और पानी मिक्स कर दिया, तो आप बताओ कौन इवेपोरेट होगा पहले? वाटर। नहीं, अल्कोहल, अल्कोहल क्योंकि ज्यादा वोलेटाइल होता है। जस्ट लाइक कि अगर आपने पेट्रोल और वाटर मिक्स कर दिया तो कौन पहले इवेपोरेट होगा? सो पेट्रोल। पेट्रोल। तो इसका मतलब पेट्रोल ज्यादा वेपर फॉर्म करता है, यस सर। तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? पेट्रोल। पेट्रोल का। तो अगर मान लो मैंने 1 ग्राम पेट्रोल मिक्स किया 10 ग्राम वाटर में, तो क्या जरूरी है कि ऊपर वाले में भी मोल फ्रैक्शन पेट्रोल का कम हो? बोले नहीं सर, हो सकता है 1 ग्राम ही इतना ज्यादा वेपर बना दे जो 10 ग्राम वाटर नहीं बना पाता हो। तो इट्स नॉट सर्टेन, इट्स नॉट सर्टेन का ये फैक्ट ही है, सर्टेन का किसी में भी ऐसा नहीं हो सकता कि जो कॉम्पोजिशन लिक्विड फेज में वही कॉम्पोजिशन वेपर फेज में भी हो। वो तभी हो सकता है जब दोनों लिक्विड सेम हो, और वो दोनों लिक्विड अगर सेम ही हो गए तो फिर मिक्सर कहाँ हुआ? ऐसा बोलो कि ए को ए में मिक्स कर दिया सर मैंने, तो वेपर प्रेशर सेम है तो नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल सेम हो गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको ध्यान ये रखना है कि सर वेपर प्रेशर ऑफ जो लिक्विड है वो अगर डिफरेंट है तो उनका जो कॉम्पोजिशन होगा लिक्विड फेज में और वेपर फेज में वो अलग हो सकता है, वो डिफरेंट होगा। सो हाउ डू वी कैलकुलेट दैट? सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दैट लेट्स ट्राई टू स्टडी इट एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करें। पहले ये फॉर्मूला समझ में आ गया, अब हम देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ
लिक्विड ए एंड बी इन वेपर फेज। सेम ही हम लोग रॉल्स लॉ से ही करेंगे, जो हमने फॉर्मूला पहले लिखा है उसी को कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्मेट में यूज करेंगे। तो आप लिखो कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड ए एंड बी इन वेपर फेज। ठीक है, वेपर फेज जो ऊपर वेपर फेज बनी उसमें, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं, दोनों पे न्यूमेरिकल आते हैं कि लिक्विड में क्या है और वेपर फेज में क्या है। तो वेपर फेज में कैसे निकालेंगे बताइए, कौन बताएगा आप में से? पढ़ा होगा ना यार, ये चैप्टर तो पढ़ रखा है आप लोगों ने ऑलरेडी, फिर भी इतना टाइम ले रहे हो बताने में। तो कैसे निकालते हैं, कौन बताएगा? नंदिनी बताओ। चलो, कॉम्पोजिशन मतलब क्या? मोल फ्रैक्शन। तो मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, क्या माने? हमने इधर x से x भी माना, और मान लो कि कुछ भी मान लो यार, y ये मान लो, या फिर x डैश मान लो। x डैश मानोगे तो कंफ्यूजन, y ज्यादा सही रहता है कि तुम्हें पता चल जाएगा। लेट्स अज्यूम दैट ya इज मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ऑफ a इन वेपर फेज। ठीक है, ठीक है, ये क्या है? ए का कॉम्पोजिशन है वेपर फेज में, कि ए वेपर फेज में कितना है। ठीक है, और वाई भी मान लिया मैंने कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। तो आप मुझे बताओ, फिर से हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगाएंगे यहां पे। तो अगर टोटल प्रेशर P है, टोटल वेपर प्रेशर कितना है? P। तो आप मुझे बताओ डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, फिर इसका कितना कॉम्पोजिशन होगा वेपर फेज में? तो आप लिखेंगे कि प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ A इन वेपर फेज। ठीक है, अगर मुझे निकालना हो तो आप क्या, हम लिख सकते हैं कि विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। लिख सकते हैं क्या? यही तो होता है पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला, याद है आप लोगों को? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है? किसी भी लिक्विड, किसी भी गैस के कंपोनेंट का अगर पार्शियल प्रेशर मुझे निकालना हो तो इट विल बी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। याद है या नहीं है? बोलो यार। यस सर। नहीं भी याद है तो अब समझ लो कि यही होता है, और अगर डाउट है तो रेफर कर सकते हो आप 11th क्लास के गैस स्टेट। तो ये डाल्टन्स लॉ से आया कि मोल फ्रैक्शन किसी भी सब्सटेंस का, सॉरी, पार्शियल प्रेशर किसी भी गैसेस की, मान लो 10-12 गैसेस हैं एक कंटेनर में, तो किसी भी एक का मुझे पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है कि उसका कितना कंट्रीब्यूशन है टोटल में। तो टोटल इंटू उसके कितने पार्ट्स हैं टोटल में, तो टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन। एक बिजनेस किया, एक बिजनेस हुआ, टोटल इन्वेस्टमेंट आई। ठीक है, कोई मुझे मेरा पार्शियल इन्वेस्टमेंट, मेरा इन्वेस्टमेंट कोई पूछे तो क्या बोलोगे, कैसे बताओगे? तो उसको इंडिविजुअली की टोटल में, टोटल कितना है इंटू मेरा कितना उसमें पार्ट है, बनता है, दैट इज माय इन्वेस्टमेंट। तो उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू टोटल प्रेशर। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट क्या है यहाँ पे? YA है, इनटू टोटल प्रेशर कितना है? P। P। क्यों? क्योंकि सर जो वेपर प्रेशर है वही तो वेपर फेज में प्रेशर होगा। तो सिमिलरली हम बोल सकते हैं, इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ A आ गया, वेपर फेज में आया है ये। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ B इन वेपर फेज। वेपर फेज लिखना इसलिए जरूरी है कि लिक्विड फेज में अलग है उसका। विल बी इक्वल टू YB इंटू P। लिख सकते हैं इसको। नाउ सिंस every liquid इवन इफ इट इज इन मिक्सचर, अगर वो मिक्सचर के अंदर भी है तो हर लिक्विड उसके वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है।
ठीक है, हर लिक्विड उसके वेपर के साथ क्या रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो प्रेशर है, ये जो प्रेशर हमने निकाला है यहाँ पे पार्शियल वेपर प्रेशर, ये जो प्रेशर है प्रेशर ऑफ ए इन वेपर फेज, ये ए के पार्शियल वेपर प्रेशर के बराबर होगा, बोल सकते हैं क्या? यस सर। तो आप लिखें, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो आप कि सिंस every liquid is in equilibrium with its vapor phase in even if in mixture, चाहे मिक्सचर हो या अलोन हो, एक लिक्विड अपने वेपर के साथ हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, तो आप लिखें कि सिंस लिक्विड एवरी लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विथ इट्स वेपर, since every liquid is in equilibrium with its vapor phase, partial pressure of vapor will be equals to partial vapor pressure of the liquid. Sir, can you repeat that last line? बोलोगे, देखो, सिंस एवरी वेपर और एवरी लिक्विड, कुछ भी लिख सकते हो, अगर इधर लिक्विड लिखा तो लास्ट में वेपर लिखेंगे। सिंस एवरी लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विथ इट्स वेपर फेज, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर विल बी इक्वल्स टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि इसका जो वेपर प्रेशर है वही उसके वेपर के प्रेशर के बराबर होगा, ये तो इक्विलिब्रियम हुआ। तो वेपर का पार्शियल प्रेशर हमें पता है और लिक्विड का भी हमें पार्शियल वेपर प्रेशर पता है। कहां से? देखो यहाँ पे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए पता है, पता है क्या? तो यहां से ये जो स्टेटमेंट लिखा उसके बाद लिखोगे, इट मींस दैट पी ए इंटू एक्स ए, मतलब पी नॉट ए इंटू एक्स ए विल बी इक्वल टू क्या, वाई ए इंटू पी। सिमिलरली P naught B into XB will be equals to YB into P। आप पता है ये क्या है, ये है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, और ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर ए। दोनों में बहुत डिफरेंस है बट दोनों इक्वल है। पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर ए, ठीक है। वैसे ही आप इसके बारे में लिखोगे, ये क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, और ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर बी। अब यहां से वाई ए वाई बी मिल गया, तो वाई ए क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो वाई ए क्या आ जाएगा, वाई ए मतलब कॉम्पोजिशन ऑफ ए इन वेपर फेज विल बी इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए अपॉन टोटल प्रेशर। ठीक है, वैसे ही वाई बी आ जाएगा, will be equals to xb into p naught b upon total pressure। ठीक है, तो ये यहां से हम लोग ऐसे कर सकते हैं। इसको आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप जैसे करना चाहें, बट ये है, आपको अगर कोई पूछे डायरेक्टली तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके किसी भी वेपर फेज में कॉम्पोजिशन बताएंगे, और अगर आपसे कोई लिक्विड फेज में पूछेगा तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके कॉम्पोजिशन बताएंगे। ठीक है, अब इसका जो ग्राफ वगैरह है वो नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। आज बहुत मैथमेटिक्स हो गई, तो इसको थोड़ा टाइम लो, इसको थोड़ा डाइजेस्ट करो, इसको थोड़ा समझो, और साथ ही साथ 2-3 क्वेश्चन करके आ जाना। नेक्स्ट क्लास में मैं इसमें न्यूमेरिकल्स कराऊंगा बहुत सारे, और इसका जो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एस्पेक्ट है वो डिस्कस करेंगे हम लोग। अगर कोई डाउट है तो पूछो। एनी डाउट्स? Now I don't have any doubt in this concept. ऑलराइट देन, तो अपन आगे डिस्कस करेंगे। कौशिकी, आपको कोई डाउट है? नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी का, रॉल्स लॉ का ही मतलब कैलकुलेस क्वेश्चंस भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब पूरा रॉल्स लॉ ही चलेगा नेक्स्ट क्लास भी। इसका आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखेंगे, फिर हम देखेंगे क्या होता है आइडियल में, क्या होता है नॉन आइडियल में, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में इस पे,
और क्या क्या चीजें होती हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।